जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आदरणीय रंजन सर जुड़े हुए हैं। आचार्य रंजन सिन्हा सर से मैं आग्रह साथ अपनी बात रखेंगे इसके बाद। आप सभी को की बुद्धि को मैं सादर नमन करता हूं। एक्चुअली लक्ष्य का स्टेज होता है, तो आदमी जो है किसी चीज को देखता है तो इंद्रियां होती है के हिसाब से 5 होती है, के हिसाब से 6 होती है। तो जिनके हिसाब से 5 होती है वो 5 के अनुसार देख पाते हैं, जिसमें कोई छू करके भी देखता है और कोई आंखों से भी देख लेता है। लेकिन जो छठी इंद्रिया मन है वो बहुत दूर तक देख लेता है। तो इसमें दोष कहीं नहीं है, देखने का पर्सपेक्टिव दोष है। इसमें हमारा ये कहना है कि हमारा गोल है कि न्याय हो, न्यायपूर्ण समाज हो जिसमें स्वतंत्रता भी है, समता भी है और बंधुत्व भी है। लेकिन वो मेरा अल्टीमेट गोल है, अभी का तुरंत का नहीं है। और हम जो ये मिशन चला रहे हैं इसी को बदलने के लिए जो अल्टीमेट गोल है, तो इसका तरीका होगा कि अभी जो हम बैलगाड़ी का उपयोग कर रहे हैं दिल्ली जाने के लिए, उससे बेहतर जो रेलगाड़ी है, तो हम अब इस विवाद में नहीं जाएंगे कि भाई बैलगाड़ी से रेलगाड़ी बढ़िया है कि हमारा अपना कार बढ़िया है कि एरोप्लेन बढ़िया है। जिनके पास जो साधन है वो करें। हम गाड़ीवान को खाली बदलना चाह रहे हैं कि भाई जो चलाने वाला है वो जरा स्मार्टर हो जाए। ये मेरा पहला फेज है, ये मेरा अल्टीमेट फेज नहीं है कि जो जिस विधि के संस्कारक हैं उस विधि के जो संस्कारक जो खानदानी बने हुए थे, कोई परंपरागत बने हुए थे, उसमें सड़े गले लोग सड़े गले जानकारी के लोग जो शामिल थे, उन लोगों को हम बदल रहे हैं कि भाई उसमें विद्वता पूर्ण लोग शामिल होंगे। एक संचालक महोदय ने बढ़िया बात कहा कि मेरा रेफरेंस बिंदु जो है न ब्राह्मण है न ब्राह्मणवाद है। रेफरेंस बिंदु यदि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद रखते हैं, मतलब उसकी समाप्ति के बाद हमारी कोई जरूरत नहीं होगी। इसीलिए मेरा संदर्भ बिंदु वो नहीं होगा। मेरा संदर्भ बिंदु आधुनिक और वैज्ञानिक समाज बनाना होगा जिसमें जो जिस हद तक इररिलेवेंट होंगे वो किनारे हो जाए बिना उनको कुछ कहे हुए। किसी को छोटा बनाने का मकसद भी नहीं है मेरा, सिर्फ बड़ी लकीर खींचना हमें है। तो जो जिस विधि से पारंगत है, जो विधि के उपभोक्ता हैं, हमको उसके लिए पहले काबिल लोग को तैयार करना है। इसीलिए इस चर्चा में कुछ लोग यदि बौद्ध रीति के हैं तो वैदिक रीति का चर्चा कर ही नहीं सकते हैं, और जो वैदिक रीति के हैं वो अर्जक रीति का चर्चा कर ही नहीं सकते हैं, उसको जान ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली देखिए, कुछ लोग जो आलोचना भी करते हैं, मैंने देखा है नहीं आप तो पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई माला पहना देना भी एक कर्म कांड है, क्या जरूरत है उसकी, इसको समझना होगा। कर्म कांड जो है ये एक रिलेटिव शब्द है। किसी संदर्भ में कोई कर्म कांड एक्सेस है, बहुत ज्यादा है, और किसी संदर्भ में कम है। एक्चुअली शादी विवाह की भी क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। महिला देखे उसके साथ हम हो गए। ये जो है सिमोन दो बावरे द सेकंड सेक्स वुमेन द सेकंड सेक्स, वो एक प्रसिद्ध उनकी किताब है जिसको प्रभा खेतान ने अनुवाद किया था, शादी ही नहीं की थी, कि जिसका कर्म कांड का क्या जरूरत है। तो हम लोग एक कर्म कांड करते हैं सोसाइटी को ये बताने के लिए कि हमने इसको पत्नी स्वीकार किया है, या मेरे पिताजी मर गए हैं, अब जो है समाज को देखने और घर को देखने का पगड़ी जो है इनको सौंप रहे हैं। तो उसमें गवाह के रूप में हम अपने मित्र यार को ही नहीं, तो हम जो समाज को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे बड़े भाई जो हैं इस परिवार के संचालक मुखिया हैं, घोषित मुखिया हैं और समाज में भी हैं, ये आपको गवाही में बताया जा रहा है, इसलिए कि कर्मकांड होता है। अब चूंकि उसमें जो है मित्र लोग भी आए हैं, हम बिहटा पटना के पास रहते हैं, कोई रांची से आए हैं, कोई जबलपुर से आए हैं, कुछ जो रिलेटिव हैं वो बेंगलोर मैसूर से भी आए हैं।
तो तय है कि उनको खाने पीने रहने की व्यवस्था करना होगा, और वहां से आएंगे और 1 मिनट में काम तमाम कर दिए। आज के अनुसार 1 मिनट में काम तमाम हो जाना चाहिए, क्योंकि सब चीज रिलेटिव है। लेकिन उस जमाने में गेहूं का कटनी जब होगा तो होगा, अगला जो फसल जो गर्मा जो रोपाएगा जब रोपाएगा, तब तक फुर्सत के समय में है तो लोग मिल बतिया लेते थे, खाना पकाना भी हो जाता था। अब इसकी अधिकता जो है ये कर्मकांड है। इसमें जो नौटंकी है देखने के अनुसार किसी के देखा देखी, ये कर्मकांड है। तो ये आप भ्रम में नहीं रहे कि ये जो है ये रीति कर्मकांडी है और ये रीति नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटिव है। और ये तो इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या करने के लिए कोई सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हो तो एक अलग बात है। नहीं तो मैंने भी एक इतिहास का किताब लिखा, पहले पेज में लिख दिया कि राज्य का नाम, शासक का नाम, युद्ध का ब्यौरा, शासन का विवरण। ये इतिहास नहीं होता है, इतिहास का उदाहरण होता है। तो हम लोग इतिहास के उदाहरण को ही पकड़े रहते हैं और इतिहास को समझना नहीं चाहते हैं कि उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग के कौन से साधन और शक्तियों में कैसा परिवर्तन होता है कि इतिहास बदल जाता है। तो आवश्यकताएं आज बदलने की है, क्योंकि उपभोग का पैटर्न बदल गया। उपभोग के पैटर्न में इंफॉर्मेशन जो गांव का नाऊ ले जाता था, बाद में डाकिया ले जाता था, अभी डिजिटल हाथ में आ गया है। तो जब उत्पादन के साधन और शक्तियां बदलेगी, इतिहास बदलेगा। तो हम लोग बहुत सा विवाद जो सुपरफिशियल जो होते हैं उसमें नहीं पड़े, और एक समझदार आदमी की तरह हर शब्दों का, हर वाक्य का, हर कंसेप्ट का एक संरचना होता है आइसबर्ग की तरह, कि टिप को आप देख करके, आइसबर्ग का जो टिप जो ऊपर दिखता है उसको देख करके आपको ये आभास लगा लेना चाहिए कि उससे 11 गुना मात्रा का जो है नीचे पानी के अंदर अदृश्य होकर के तैर रहा है। तो आप कहना कोई क्या चाहता है और क्यों चाहता है, सब चीज नहीं खोलता है, इसलिए किसी के बात का खंडन नहीं कीजिए, आराम से सुनिए। मैं जैसे अभी पूरन जी को सुन रहा था, कितना बढ़िया से जो व्यवस्था चला आ रहा है उसको कितना बढ़िया से व्याख्या किए। उन्होंने सही कहा कि बहुत सी चीजें इरेलीवेंट होती है। इतिहास भी जो है विवरणात्मक नहीं है, डिस्क्रिप्टिव अब नहीं रहा, अब एनालिटिकल हो गया। क्या जरूरत है हमको, इतना बड़ा देश, इतनी विविध संस्कृति, इतने तरह के लोग, तो घिसा पिटा इतिहास नहीं चल सकता है। अब मैं एक बात को दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ, पहले भी कई बार बोला हूँ। जॉर्ज ऑरवेल बहुत बड़े राइटर थे, 1984 और एनिमल फॉर्म के राइटर थे। वो कहते थे कि जो इतिहास पर नियंत्रण रखता है वो वर्तमान और भविष्य पर भी नियंत्रण रखता है। तो आप इतिहास जो चीजों है उसको नहीं सुनिएगा। मैं पहले भी वक्ता में बताया कि मैं गीता को पढ़ चुका, कुरान ले आया हूँ, धम्मपद पहले से था, और बाइबिल की सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की जरूरत है, कभी पटना जाएंगे तो उसको भी लाएंगे। इसलिए कि ये बताते हैं जनार्दन जी कि जब चीजों को आप समझते ही नहीं है, आप जानने का प्रयास ही नहीं कीजिएगा, तो उसकी बुराइयों को हटाने का और उसमें बदलाव लाने का प्रयास कैसे कीजिएगा। तो ये जो आप लोग समझ रहे हैं कि इस विमर्श के दौरान कोई वैदिक का डिस्क्रिप्शन कर रहा है, तो आप उसको वैदिक डिस्क्रिप्शन के रूप में नहीं लें, आप उसको इस रूप में लें कि जिस चीज के वो विद्वान हैं उस चीजों में उन्होंने कैसे मॉडिफाई किया है बदलते हुए समय के अनुरूप, और कैसे संशोधन किया है। इसका मतलब वो नहीं कह रहे हैं कि दूसरा रिजेक्ट है और दूसरा गलत है, आप ये मेथड बता रहे हैं। हम पिछले में भी बताए थे, इग्निटेड माइंड के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी थी उस किताब में कि वो पहले एटॉमिक रिसर्च में साइंटिस्ट थे, भारत सरकार ने उनको स्पेस रिसर्च में ट्रांसफर कर दिया। वो बहुत झुझला गए कि मेरा सारा ज्ञान बेकार चला गया, लेकिन लिखते हैं कि बहुत जल्दी एहसास हो गया कि नहीं, उस पर्सपेक्टिव में नए ज्ञान को देखने की जरूरत थी और इंडिया ही कमाल कर दिया। आप जाने मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट होता है, पढ़ाने का जो तरीका होता है, उसको पेडागोगी कहते हैं।
इंडिया में आप नाम सुने होंगे IIM, 1 2 3 कई, लेकिन वर्ल्ड के टॉप 10-20 रैंकिंग में एक भी ये संस्थान नहीं है। और भारत का एक संस्थान है तो ISB हैदराबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। आप इसको सर्च करके भी देख लेंगे कि वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है और इंडिया के कोई 600-1000 के आसपास इंडस्ट्रियलिस्टों ने इसको स्थापित किया है कि नहीं भारत में भी हो। तो मैं बात कर रहा था उसका पेडागोगी का। आप उसके एडमिशन में फुली रेसिडेंशियल होता है, वेटनरी डॉक्टर को भी लेता है, नर्सिंग स्टाफ को, नर्सिंग स्टूडेंट को भी लेता है, आर्ट साइंस इंजीनियरिंग ये सब तो रहते हैं। क्यों कि उनका मैनेजमेंट को वो लोग अपने पर्सपेक्टिव से देखें और समझें और कोई इनोवेटिव आइडिया शेयर करें। मेरा कहने का तात्पर्य, भूमिका का तात्पर्य था कि पूरन सिंह जी जो अभी बता रहे थे, तो मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने एक परंपरागत जो रामायण था, कुछ श्लोकों को बाद में जोड़ा हुआ बता करके, कुछ को मिस इंटरप्रिटेशन बता करके, वो जिस तरह से बता रहे थे वो इनोवेटिव आइडिया लेने की जरूरत है। सभी पुरोहितों को अर्जक, ये क्या कहता है, अर्जक वाले का है या आप वैदिक वाले का है या ये जो गायत्री वाले का है या जो संविधानवादी है, सभी हैं जो उस मेथड को देखें कि ये जो सारे तामझाम हो रहे हैं सोसाइटी के लिए हो रहे हैं, ये ह्यूमैनिटी के लिए हो रहे हैं। तो हमारा गोल समाज को सुधार देना है, ह्यूमैनिटी को सुधार देना है। इतने बड़े गोल लेकर के चले हैं तो हमें सुनने का धैर्य रखना चाहिए। इसीलिए मतलब इमोशनल उतना दिल से एजिटेट नहीं हूं, हमें सुनने की धैर्य रखनी होगी और सुन करके समझना होगा कि उसमें से सूप की तरह कौन सा रखने का चीज है, कौन सा थोथा का फेंक देने का है। अब हमको थोथा पर विवाद नहीं करना है कि उन्होंने क्या गलत कहा है, क्योंकि देखिए हम जो बोलेंगे हम अपने हिसाब से बोलेंगे, जनार्दन जी बोलेंगे अपने हिसाब से बोलेंगे, भारत जी बोलेंगे अपने हिसाब से बोलेंगे, क्योंकि उनका वही नॉलेज ही है, वही बोलेंगे, हम वही बोलेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए? अरे भारत जी कुछ काम का सोच के रखे, पांच पकड़ने का कोशिश करें, एक तो पकड़ा जाए, क्योंकि नीयत साफ है इसीलिए जुड़े हुए नहीं है। जी डेडिकेटेड है तो बात कहना। अब देखिए इतना बड़ा मुहिम, तो मेरा कहना है कि ये जो इतना बड़ा जो सेटअप बनाए हैं इसीलिए कि सभी की बातों को उनको सुनना पड़ा है। तो हमें भी धैर्य पूर्वक जो उन व्यक्तियों को ला रहे हैं सुनने का कोशिश करना होगा और जहां मेरी मत भिन्नता है वहां पर थोड़ा देर के लिए चुप भी रहना होगा और दोष निकालने की आदत हम लोग छोड़ दें। क्योंकि मैं खुलेआम कहता हूं कि आप जो भी विधि बताएंगे, आप मुझे है जो सिर्फ आमंत्रित करने की उसमें गलत है, मैं गलत बता दूंगा कि कितना गलत है, और आप कहेंगे कि सही है तो सही बता दूंगा। मैं बौद्ध रीति वाले को भी मैं कह देना चाहता हूं कि यदि वो समझते हैं कि बहुत साइंटिफिक है तो उतना कर्मकांड करने की क्या जरूरत है। सिमोन दी बोरे ने, उन्होंने तो वो रस्म भी नहीं किया था। तो आप उस पर मत जाएं, उस पर आप हमसे इंडिविजुअली बुला लें। आपके शहर में हम आमंत्रित हैं 3 दिन बोलने के लिए, 4 घंटा लगातार 3 दिन हम बोल लेंगे। इसीलिए उस भ्रम में नहीं रहें, आप सिर्फ सहयोग करें। और अभी जो है वो संचालक को हमको बदलना है, ये पहली कड़ी है। संचालक बदल देंगे तो आजकल सब आदमी बुद्धिमान है, तब उनकी बुद्धिमत्ता पर एक अलग से विमर्श होगा, कार्यशाला होगा कि भाई अल्टीमेट गोल मानवता के लिए ये है, हमको ये करना है, वो तो करना ही है, वो तो सबको गोल है। सब जो आदमी इसमें आज 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट का समय दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि सब कोई अपना एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता है। एक प्रसंग एक बता दे रहे हैं, कल एक लड़की लखनऊ की है, उसका 2 अप्रैल को यूपीएससी का आईएएस का इंटरव्यू है। बोली कि सर देखिए, एक मेरे मित्र से बात हो रही थी, मैं बता रही थी कि विजडम
सुपीरियर होता है और इंटेलिजेंस उसके नीचे होता है, वो मान ही नहीं रही थी। तो हमको लगा कि सर से पूछना चाहिए, तो हमसे पूछी, तो हमने उसको समझाया कि बाबू तुम इसको कंसेप्ट को रटो नहीं, समझ लो, इसीलिए समझ लो। देखिए चूंकि आपके इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है आप लोगों के और हम लोगों से, इसलिए इसको हम बता रहे हैं। हम कहे कि इस कंसेप्ट को तुम समझ लो तो तुमको जैसे कमीशन का इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा तुम जवाब दे दोगे। कहे कि हम कहे देखो इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है बदलते हुए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के अनुसार अपने को एडॉप्ट कर लेना। बदलते हुए इन्वायरमेंट माने सिचुएशन सब आ गया, बदलते हुए इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अनुसार अपने को बदल लेना और उसमें लीड कर देना, यही इंटेलिजेंस है। आप एडजस्टमेंट नहीं करना आता है तो आपका इंटेलिजेंस में इंप्रूवमेंट होगा, पहली बात। अब विजडम पर हम कहें कि इंटेलिजेंस का जो जनरल तरीका होता है उसको जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो आईक्यू से नापा जाता है। उसमें इंफॉर्मेशन कितना आप कलेक्ट कर लेते हैं, जानकारी कितना कलेक्ट कर लेते हैं, रट के भी कर लेते हैं, उसका कितना प्रोसेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो आप माने क्योंकि इंटेलिजेंस में एडॉप्टेशन है तो उसको पकड़ करके जितना आप अनुकूलन करते हैं समाज में, वो आपका जनरल इंटेलिजेंस हो गया। लेकिन अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलमैन ने किताब लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस, कि नहीं सामने वाले का इमोशन देख करके और उसके इमोशन को समझ करके हम अपना इमोशन उसके अकॉर्डिंगली बदल करके प्रेजेंट कर दें और वो खुश हो जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं जो जनरल इंटेलिजेंस से ऊपर है। बात को आप पकड़िएगा जरा सा गौर कर करके कि हमें बहुत से वक्ताओं को इमोशनल इंटेलिजेंस के हिसाब से देखना है कि उनकी भावनाएं क्या है और कहां से आहत है, और उसके हिसाब से हमको जवाब देके समझा देना इमोशनल इंटेलिजेंस है। लेकिन एक 50 के दशक में माने डेनियल गोलमेन के बाद एक जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट थे कार्ल अल्ब्रेcht, उन्होंने कहा कि भाई सारा काम सोसाइटी के लिए होता है, सफलता सोसाइटी में पाना है, एडजस्टमेंट सोसाइटी में पाना है, इसलिए आप अपना इंटेलिजेंस का उपयोग जनरल और इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में करें कि सोसाइटी को क्या पाना है, ये आपका सोशल इंटेलिजेंस है। तो हमने उनको विजडम वाला बात कहा कि भारत के एक व्यक्ति थे बुद्ध, जो 2500 साल पहले विजडम इंटेलिजेंस दे दिए। उन्होंने जनरल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस जो 8 मार्ग में है, और सोशल इंटेलिजेंस के बाद उन्होंने अपने इंटेलिजेंस में ह्यूमैनिटी को शामिल कर लिया, नेचर को शामिल कर लिया, मतलब फ्यूचर को शामिल कर लिया। यही तो विजडम इंटेलिजेंस है। तो हमारा मुहिम जो है उस विजडम इंटेलिजेंस को पाना है, लेकिन इन तीनों के बिना नहीं होगा। तो हमको स्टेज वाइज तीनों को समझना है और तीनों को समझते हुए बढ़ते हुए आगे जाना है। तो चूंकि मेरा टाइम 5 मिनट का लिए था जनार्दन जी। जी सर, समाप्त करता हूं और बात किसी को कुछ पूछना हो या करना हो बात आगे बढ़ाइए। जी बहुत बहुत अभिनंदन सर। और चूंकि हमारा, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मिशन का उद्देश्य है वो किसी भी रिलीजन यानी धर्म, क्रीड या पंथ या सेक्ट या संप्रदाय और साथ में पॉलिटिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने का नहीं है। मेरा जो हमारे जो मिशन का उद्देश्य है वो समता, बंधुता, न्याय वाला ही उद्देश्य है, और उसके माध्यम से हम मेन अपनी सोच, मैं सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ आपकी बात से। बिल्कुल, जो हमारे जो थॉट है यानी हमारी जो सोच है उसके माध्यम से हम अपनी कॉन्सेप्ट तक को पकड़ना है, यानी अपनी अवधारणा को पकड़ना है, और वो अवधारणा पे चल के अपने ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। और बाकी तो ठीक है, चीजें जहाँ पे ज्यादा विचार थॉट आएंगे वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, बट हमको इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेते हुए, स्वीकार करते हुए और उस पे उसके गुण और दोष का विश्लेषण करते हुए हमको आगे बढ़ना है। उलझने के बजाय हमको आगे बढ़ना है, और विचारों से ही, जब हम एक दूसरे के विचार सुनेंगे तभी उससे हमको अपनी निर्णय लेने की क्षमता में विकास भी होगा, और अपने अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार करने का मौका भी मिलेगा। तो मैं आदरणीय सुरेश चंद्रा सर जो मिशन के संरक्षक हैं, तो मैं आदरणीय सुरेश चंद्रा सर को मिशन के माध्यम से सम्मान आमंत्रित करता हूं कि कृपया आप आएं और अपने समापन, आज की कार्यक्रम की समापन की आधिकारिक घोषणा करें। और जी, आदरणीय सुरेश चंद्रा सर।
मिशन के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, नमो बुद्धाय। देखिए, ये मिशन जो स्थापित किया गया, ये इसका उद्देश्य अपने विकास का उद्देश्य है। हम लोगों का विकास रुका हुआ है और जिन कारणों से रुका है, सामाजिक मजबूरियां हैं और उन मजबूरियों के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो मिशन का उद्देश्य उन मजबूरियों को भी दूर करना है और हमारे साथ जो भेदभाव हुआ उस भेदभाव को भी मिटाना है और हमको अपने समाज का, बच्चों का, सबका आगे का विकास करने के लिए रास्ता खोलना है। इस विचार से ये रखा गया और उसी विचार से हम लोगों को सोचना चाहिए तथा कोई भी वक्ता जब बोलता है तो उसमें हमको अपनी रूढ़वादी बातों पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। केवल हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे समाज के विकास में ये जो बोल रहे हैं वो कितने मतलब या किस रूप से हमारे सहयोग हो सकता है, हमारे समाज का सहयोग इनके विचारों से कितना हो सकता है। उस हिसाब से हम उसके लिए मतलब जो है विरोध या समर्थन की बात सोचें। अधिक जो है वो मतलब ज्यादा रूढ़वादी ना बने, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे, जैसे बहुत छोटी सी बात है कि लोग सोचेंगे कि अगर पौराणिकता ज्यादा सही है तो ये ज्यादा ठीक नहीं है सोचना। हम पर 33 कर लगे थे, अगर हम उन 33 करों का आज भुगतान करेंगे ना तो कुछ बचेगा ही नहीं, कपड़ा ही नहीं पहन मिलेंगे। तो इसलिए हमको मतलब ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहिए, केवल अपने समाज के उद्देश्य के लिए, अपने समाज के विकास के लिए क्या सहयोग हो सकता है उस पर विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी आए हुए सज्जनों का आभार प्रकट करता हूं और सबको जो है मतलब सबने अपने अपने विचार रखे, अच्छे विचार थे और सभी को धन्यवाद देता हूं कि सभी इसी तरह से मिशन में जुड़ते रहें और जुड़े हुए मिशन की अच्छी अच्छी बातों का अपने जीवन में प्रयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं।